हाँ जी, आनंद जी। जी सर, नमस्कार। आप बताएं। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर। अपना सामान्य परिचय बताएं। जी सर, मैं राजस्थान के हृदय अजमेर के सरवाड़ खंड के अंदर ग्राम लल्लई का निवासी हूँ। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय ग्राम लल्लई में ही मैंने पूरी की है। उसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10 मैंने निकट ही 3 किलोमीटर पास में हिंगोनिया ग्राम है वहाँ से उत्तीर्ण की है। तत्पश्चात कक्षा 12 मैंने यहाँ से मेरे गांव से 13 किलोमीटर पास में केकड़ी है। उस केकड़ी से मैंने गणित विज्ञान वर्ग के अंदर कक्षा 12 उत्तीर्ण की। तत्पश्चात मैंने राजकीय महाविद्यालय केकड़ी से ही स्नातक परीक्षा प्रथम श्रेणी के प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उसके पास पश्चात अधिस्नातक 2012 के अंदर ही मैंने इतिहास विषय से उत्तीर्ण की है। उसी वर्ष मेरा वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के पद पर चयन हुआ। और उसके पश्चात मैंने राजकीय सेवा में रहते हुए 2015 के अंदर अधिस्नातक के रूप में हिंदी विषय से प्रथम श्रेणी के अंदर परीक्षा उत्तीर्ण की। 2016 के अंदर मैंने नेट और जेआरएफ प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण किया है। और उसी वर्ष मेरा 2017 के अंदर प्रथम श्रेणी व्याख्याता हिंदी के पद पर भी चयन हुआ था, किंतु मैंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। अभी वर्तमान में मैं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 2012 से राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिंगतड़ा में सेवारत हूँ सर। जी सर। जी, चूंकि आप अजमेर से संबंधित है, अजमेर जिले से, तो अजमेर की जो स्थापना है वो किसने की थी और कब की थी? जी सर, अजमेर की स्थापना 7वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजा अजय पाल द्वारा की गई। अच्छा। और इसका अजमेर जो नाम है वो किस कारण पड़ा? ये सर, ये अपने राजा जो अजय पाल है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इन्हीं के नामकरण के आधार पर इसका नाम अजमेर पड़ा। जी जी जी। तो चूंकि आप अजमेर में रहते हो और अजमेर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जी सर। का जो कार्य है, तो उस आरपीसी के बारे में आपको क्या जानकारी है? इसकी स्थापना प्रथम जी सर, जो वो राजस्थान कौन थे लोक सेवा आयोग। और इसके बारे में बताइए। जी सर, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 19 अगस्त 1949 को अजमेर में हुई थी। उस समय इसकी जब स्थापना हुई थी उसमें दो सदस्य और अध्यक्ष इसके सदस्य कार्यकारिणी में सम्मिलित थे। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है वो एस के घोष रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल वर्तमान में 7 सदस्य एवं एक अध्यक्ष का यहाँ पर मंडल है। उसमें से अध्यक्ष का पद रिक्त होने की वजह से अभी शिव सिंह जी राठौड़ है वो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और ये जी राजस्थान की जितनी भी बड़ी भर्ती परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित परीक्षाओं का आयोजन करती है। जी जी। तो जी सर। आरपीसी मुख्यतः जो परीक्षाएं आयोजित करती है, कोई आप चार पांच नाम बता सकते हो? जी, अपने एक तो सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए जिसे आरएस के नाम से जाना जाता है उसकी प्रथम शिक्षा विभाग की जो विभिन्न भर्तियां हैं जिसमें प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा, द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, इसके अलावा जो अपने इससे भी ऊंची जो अपने डॉक्टर चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां हैं और फॉरेस्ट रेंजर से संबंधित भर्तियां हैं और अपने पुलिस उप निरीक्षक की भर्तियां, इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की भर्तियां होती हैं। जी जी। आरपीसी ने अभी हाल ही में अपना स्थापना वर्ष मनाया था, बड़ी धूमधाम से मनाया था, और उसका प्रसारण यूट्यूब से लाइव ही हुआ था। तो कौन सा स्थापना वर्ष मनाया था अभी? जी, इन्होंने अभी अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। जी जी। अभी आरपीसी ने एक ओटीआर सर्विस शुरू की है। तो ओटीआर सर्विस क्या है सर?
ओटीवार सर्विस के अंतर्गत कोई भी जो भी अपना आवेदन पत्र भरना चाहता है उसे एक बार में ही अपने जो भी प्रमाण पत्र है वो एक भर्ती के अंदर एक बार में भरने के पश्चात उसे भविष्य में जितनी भी भर्ती परीक्षा है उन भर्ती परीक्षाओं के लिए उसे पुनः पुनः अपने आवेदन पत्रों को जो भरने की जो दुविधा रहती थी उस दुविधा से वो मुक्त हो गया है और उसे एक बार में ही उसके जो प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जांच एवं प्रमाणीकरण से ही उनके भविष्य की जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए उसका वो एक बार में उसका काम हो जाता है। आपने बताया कि आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे, तो एस के घोष का पूरा नाम क्या क्या था? सुभाष कुमार घोष है सर, मैं अनुमान लगा सकता हूँ इसके बारे में। जी, ठीक है सर। पुष्कर जो आपके जिले के अंदर आता है, पुष्कर एक पवित्र स्थान माना गया है, तो जी पुष्कर सर। के बारे में आप दो तीन जो विशेषताएं हैं वो बता सकते हैं? जी सर, पुष्कर को राजस्थान का हरिद्वार और तीर्थराज, तीर्थों का मामा एवं इसको मेरवाड़ा का कुंभ के नाम से भी इसको संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर पूरे विश्व का सबसे ऐतिहासिक एवं रंगीन मेला जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन है वो भरता है। और इस पवित्र मेले के अंदर जो 24 कोशीय परिक्रमा होती है उस परिक्रमा में वरिष्ठ, कनिष्ठ एवं मध्यमा तीनों प्रकार की यात्रा करने से सभी प्रकार के जो पापों का नाश हो जाता है, इस प्रकार की जनश्रुति है वो प्रचलित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विश्व का विश्व प्रसिद्ध जो ब्रह्मा मंदिर है वो ब्रह्मा मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ गायत्री मंदिर, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर है, ये भी यहाँ पर पवित्र पर्यटन स्थल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो 52 घाट है उन 52 घाटों को बहुत पवित्र माना जाता है। उसमें से जी सन जी जी 1911 के अंदर। जी जी। सर। आप ये बताएं कि अगर आपकी पोस्टिंग सहायक आचार्य पद पर अजमेर जिले के किसी ग्रामीण क्षेत्र में कर दी जाए, तो जी सर। आप शिक्षा, हिंदी शिक्षा या शिक्षा, कॉलेज शिक्षा जो स्तर है उसके उन्नयन के लिए क्या करेंगे? क्या ऐसे प्रयास करेंगे जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ सके, जी सर कॉलेज मेरा शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्रों में? जी सर मेरा जो ये अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर राजकीय महाविद्यालय में जो नियुक्ति होती है तो मैं सर्वप्रथम मेरे विषय के अनुरूप में हिंदी विषय के लिए जितना भी मेरा ज्ञान है वो अपने विद्यार्थियों को प्रदान करूंगा। और हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए मैं अपना पूर्ण दायित्व का निर्वहन करूंगा। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में जो स्थानीय बोली का जो ज़्यादा प्रभाव रहता है और हिंदी भाषा के अंदर जो कमियां रहती है उनको दुरुस्त कर और हिंदी क्षेत्र में जो करियर की जो अपार संभावनाएं हैं उन अपार संभावनाओं में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाते हुए उनको भविष्य में करियर मार्गदर्शन अपनी तरफ से पूर्ण रूप में प्रदान करूंगा। साथ ही जी साथ विभिन्न प्रकार के जो हिंदी साहित्य के जो हाँ सेमिनार वगैरह है। जी सर। जी। शिक्षा की दृष्टि से अजमेर जिले का राजस्थान में कौन सा स्थान है वर्तमान में? जी सर, मुझे इसके बारे में ये जानकारी नहीं है। क्षमा करें सर। जी जी, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे प्रश्न पूरे हुए। आगे विषय विशेषज्ञ जयशंकर जी, आप इनसे 5-6 मिनट का जो टॉपिक है उस पर आप प्रश्न पूछें। धन्यवाद। आनंद जी सर नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम सर। औचित्य संप्रदाय पर आपसे प्रश्न किए जाएंगे, तो आप तैयार हैं सर? जी सर। अच्छा सर, मुझे बताइए कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? जी, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षमेंद्र को माना जाता है। जी। और औचित्य संप्रदाय के अलावा भी सर और भी संप्रदाय हैं काव्य शास्त्र में, भारतीय काव्य शास्त्र में, तो याद है आपको कौन कौन से संप्रदाय हैं? जी सर, औचित्य संप्रदाय को छठा संप्रदाय के रूप में अभिमत माना जाता है। इससे पूर्व रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय इत्यादि संप्रदाय प्रचलित रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताइए कि सर
औचित्य संप्रदाय यही है, कहीं कहें कि जो 5-6 संप्रदाय हुए हैं, जो 6 संप्रदाय आपने बताए हैं, तो जी सर। उनके आविर्भाव के क्या कारण मान सकते हैं? यानी क्यों आए ये? हर बार जैसे अलंकार संप्रदाय आया, रस आया, तो इनका आविर्भाव की क्या मतलब आवश्यकता पड़ गई? क्यों मतलब इनका नया-नया आविर्भाव हुए, नए-नए संप्रदाय बने? जी सर, काव्य शास्त्र के अंदर काव्य शास्त्र का जो प्रारंभ है, उसके अंदर जो विभिन्न जो सिद्धांत है वो भरत मुनि जो द्वितीय शताब्दी में जिनका जन्म हुआ, उनसे ही ये विभिन्न प्रकार के जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत वो माने जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया और हिंदी विद्वान आते गए, संस्कृत विद्वानों का प्रादुर्भाव होता गया, इन संस्कृत विद्वानों के साथ ही समय समय की आवश्यकता अनुसार जो काव्य की जो रचना होती थी, उन काव्य की जो रचना धर्मिता है, उन रचना धर्मिताओं में विद्वानों ने अपने इस हिसाब से, अपने अपने दृष्टिकोण से काव्य की मर्म काव्य के मर्म को ग्रहण करते हुए इन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने दृष्टिकोण से काव्य की जो आत्मा है उसको इंगित करते हुए अपने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया और अपने अपने सिद्धांत दिए हैं सर। जी, जी। बिल्कुल बढ़िया। अ, औचित्य संप्रदाय में औचित्य का क्या अर्थ है? मतलब औचित्य का अर्थ किस प्रकार मानते हैं आप? औचित्य का क्या भावार्थ ग्रहण करें यहाँ पर? जी सर, औचित्य को अगर हम शब्द से इसका अर्थ ग्रहण करें तो औचित्य इसका अर्थ होता है सामंजस्य। तो काव्य की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से दोनों ही दृष्टिकोण से औचित्य अत्यंत आवश्यक है। अगर मैं सर्वप्रथम सर मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से बात करें तो देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप जो औचित्यपूर्ण व्यवहार होता है उसे सदाचार कहते हैं। और अगर हम काव्य के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो काव्य में विभिन्न प्रकार की जो अनुकूलताएं हैं, उस अनुकूलताओं का सामंजस्यपूर्ण और समन्वयपूर्ण उपयोग करना औचित्य कहलाता है। और औचित्य की जो विभिन्न प्रकार के विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार व्याख्या की है। जैसे कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्यम रस सिद्धस्य स्त्रम काव्यस्य जीवितम, अर्थात उन्होंने बताया कि रस से सिद्ध काव्य में स्थिर जो स्थिर जो प्राण तत्व है, वो प्राण तत्व औचित्य है। और साथ ही साथ जी। इन्होंने आचार्य क्षेमेंद्र ने, जी सर, अच्छा, अब मैं आचार्य क्षेमेंद्र, हाँ सर। जी, ठीक है सर। मैं एक जी उदाहरण बोलूँगा, ये कहेंगे कि ये हैं जो केशव दास जी का अलंकारवादी जो आचार्य थे, उनका एक दोहा है कि "जद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुरत, भूषण बिनु न बिरजहि कविता वनिता मित।" आप मान लीजिए औचित्य संप्रदाय के समर्थक हैं, तो इस दोहे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यानी आपके क्या विचार होंगे? जी सर, जो आपने केशव दास जी का जो ये दोहा बताया, इस दोहे के अंदर जो औचित्य संप्रदाय के जो सभी जो विधायक तत्व है उनका उपयोग किया गया है। जैसे कि आचार्य क्षमेंद्र ने एक नहीं, परिभाषा नहीं देते सर, हुए, सर, 1 मिनट, एक टोकना चाहूँगा सर आपको। मेरा तात्पर्य वो नहीं है कि इसमें दोहे को आपको मतलब इसकी व्याख्या नहीं करनी। ये दोहा बोला है मैंने अलंकारवादी वादी आचार्य केशव का, और आपको औचित्य संप्रदाय के आप समर्थक हैं, तो उसके हिसाब से इसके बारे में बताना है कि ये जो बात कह रहे हैं केशव इस दोहे के माध्यम से, वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। यानी कह रहे हैं कि भूषण बिनु न विरजे कविता बनिता मित, यानी जिसमें अलंकार नहीं है, वो तो कविता कविता ही नहीं है। ठीक है? तो अच्छा, केशव ऐसा कह रहे हैं। अब आप औचित्य संप्रदाय के समर्थक हैं, तो आप इस बात को कहाँ तक मानते हैं? मतलब कहाँ तक सहमत है इससे? जी सर, आचार्य क्षमेंद्र ने औचित्य शब्द की एक परिभाषा देते हुए उन्होंने एक जगह कहा है कि औचित्य का आशय उन्होंने बताया कि गुण और अलंकार से भूषण चीजें औचित्य कहलाती है, या अलंकार और गुणों का जहाँ समावेश होता है वहाँ औचित्य का भाव होता है। तो अब चूंकि जो आपने बताया है इसके अंतर्गत अलंकारों के बारे में जो इन्होंने जो व्याख्या की है, तो कहीं ना कहीं वो आचार्य क्षेमेंद्र ने जो कहा है उसके अनुरूप सटीक तो बैठती है। यानी आचार्य क्षेमेंद्र जो है केशव दास जी से सहमत थे। आपका कहना ऐसे है? बिल्कुल सर, उनकी परिभाषा के अनुसार उन्होंने अलंकार और गुणों दोनों को औचित्य के भाव में सम्मिलित किया है और उन्होंने परिभाषा भी दी है ये। जी। तो मतलब कविता के लिए अलंकार अति आवश्यक हैं। औचित्य वाले नहीं भी ऐसा सर, ही मानते हैं। नहीं
सर औचित्य संप्रदाय के अंदर अलंकारों का स्वाभाविक उपयोग होता है। अलंकारों का पृथक रूप से सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान नहीं की है। अलंकारों का स्वाभाविक उपयोग होना चाहिए, ये पृथक रूप से सैद्धांतिक दृष्टि से नहीं माना इन्होंने। जी, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि केशव दास जी तो कहते हैं कि अलंकार तो होना ही चाहिए, अलं जबकि अलंकार औचित्य संप्रदाय स्वाभाविक वाले होने कहते हैं चाहिए कि सर। स्वाभाविक होना चाहिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न सर मेरा आपसे है, अ, सेमेंद्र के अनुसार रस और औचित्य में क्या संबंध माना है आचार्य सेमेंद्र ने? जी, आचार्य क्षमेंद्र ने जो परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कहा कि औचित्यम रस सिद्धस्य स्त्रम काव्यस्य जीवितम। तो इन्होंने जो औचित्य है उसका जो मूल तत्व है वो रस को ही माना है, और रस की सत्ता सिद्ध होने पर ही अ, उसका औचित्य का उस जो रस की जब सत्ता सिद्ध होती है तब उसको स्थिरता औचित्य के माध्यम से मिलती है, ये कहते हैं आचार्य क्षमेंद्र जी। जी, बहुत बढ़िया। तो क्या औचित्य संप्रदाय के हिसाब से औचित्य को काव्य की आत्मा मान लेना चाहिए? जी सर, औचित्य संप्रदाय की जो प्रणेता है क्षमेंद्र जी, वो तो काव्य की आत्मा मानते हैं, किंतु काव्य नहीं, की मैं आत्मा आपका औचित्य। दृष्टिकोण जानना चाह रहा हूँ सर। जी सर, ये अपने औचित्य संप्रदाय को काव्य की आत्मा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि औचित्य जो संप्रदाय है उस औचित्य संप्रदाय के जो प्रणेता है आचार्य क्षमेंद्र के जो गुरु है अभिनव गुप्त, उनके दृष्टिकोण के अनुसार ही मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने इनको काव्य की आत्मा मानने से मना करते हुए साफ कहा है कि औचित्य संप्रदाय रस की सत्ता पर टिका हुआ है और औचित्य संप्रदाय का मूल ही रस है। तो हम पल्लव को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं? अगर हम पल्लव को ग्रहण करते हैं तो ये पूर्ण रूपेण हास्यास्पद होगा, तो इसको आत्मा तो माना ही नहीं जा सकता। हाँ, किंतु इसको जी, पथ प्रदर्शक अवश्य माना जा सकता है। बहुत बढ़िया सर। अब मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है सर, जो सभी जो 6 संप्रदाय हैं, उसमें औचित्य संप्रदाय कहाँ ठहरता है? यानी उसका क्या महत्व है सभी संप्रदायों में? क्योंकि सबने अपनी-अपनी बात कही है, तो इन सभी संप्रदायों के ध्यान में रखते हुए आप औचित्य संप्रदाय का क्या महत्व मानते हैं? ये सर जितने भी जो औचित्य संप्रदाय है ये सामंजस्य का कार्य करता है। जितने भी 6 संप्रदाय हुए हैं उन 6 संप्रदायों का में किसी काव्य रचना का निर्माण हो रहा है, और उस काव्य रचना के अंदर अगर पृथक पृथक जो सिद्धांतों को दर्शाया गया है और प्रथम पृथक जो ये जो संप्रदाय उसके अनुरूप रचना का निर्माण किया गया है, तो उस रचना का अगर निर्माण किया गया है तो उसमें अगर सामंजस्य का तत्व नहीं होगा, अगर औचित्य का निर्माण नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो जो रचना है वो विभिन्न प्रकार के दोषों से युक्त हो जाएगी, और उसकी जो प्रभाव उत्पादकता है वो समाप्त हो जाएगी, उसकी जो शोभा है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। अतः औचित्य तत्व का निर्वहन होगा तभी जो भी अलंकार, रीति, गुण, प्रबंध, जितने भी जो तत्व है इन तत्वों में सामंजस्य होगा और रचना की प्रभाव उत्पादकता है वो अनुकूलशीलता को प्राप्त करेगी। जी सर, बहुत बढ़िया। मेरे प्रश्न समाप्त हुए सर। अब मैं धन्यवाद सर। विशेषज्ञ